नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो गया है लोकतंत्र का और लोकतंत्र में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, क्योंकि नए गठबंधन के साथ ही नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और शपथ ग्रहण के ठीक बाद नीतीश कुमार की बातें बिल्कुल बदली लग रही हैं। 2022 के अगस्त महीने से ही उन्होंने 2024 को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। हालांकि बीजेपी के नेता अब खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में हैं और लगातार उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। लोकतंत्र में इसके साथ ही आज वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब पूरा लालू परिवार एक साथ नजर आया। हालांकि लालू यादव नहीं दिखे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार के उस बयान की जो उन्होंने 2024 को लेकर दिया और साथ ही बीजेपी ने किस तरह से इस पर पलटवार किया है। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही देखिए बीजेपी और जेडीयू अब आमने सामने खड़े हैं। बीजेपी इसे बिहार के साथ छल बता रही है और नीतीश कुमार के बदले व्यवहार को लेकर खुलकर ये कह रही है कि बिहार की जनता जेडीयू को सबक सिखाएगी। तो जेडीयू और खुद नीतीश कुमार इसे बिहार के लिए बड़ा खतरा अच्छा बता रहे हैं। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री तो दूर, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही है, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। नए गठबंधन के साथ नई सरकार बनाते ही नीतीश कुमार बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कहा 2014 वाले अब 2024 को भूल जाएं। नीतीश कुमार का यह सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। फिर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी और बीजेपी ने इस पर पलटवार किया कि नीतीश कभी सपने में भी पीएम मटेरियल नहीं है। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। पहले सीएम मटेरियल तो स्थापित कर दें बिहार में, तब पूरे देश में जाएं और देश की जनता देख लेगी कि कैसा पीएम मटेरियल है। नीतीश कुमार ने आज अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और मीडिया के सामने कहा कि वाजपेयी जी हमसे बहुत प्रेम करते थे। वो वक्त अलग था, रिश्ता अलग था, उसकी तुलना नहीं हो सकती। नीतीश कुमार ने उस वक्त की केंद्र की सियासत को याद करते हुए ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं। साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है और बाद में जो कुछ भी हुआ है मैं आप समझ लीजिए। उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते हैं? कितना अच्छा था। जो इनके भतीजा ने नाम दिया था पलटू राम, वो फिर पलट गए। लोग नहीं सोचा था। ईमानदारी मैं कहता हूं कि राजनीति में भी सुचिता होती है। एक बार उन्होंने जो भी किया, ये महत्वाकांक्षा इनके माथे पर इतना सवार हो गया प्रधानमंत्री बनने का। तो बीजेपी महत्वाकांक्षाओं की बात कर रही है और बिहार में नई सरकार शपथ ले चुकी है। सियासत में वक्त सब कुछ तय करता है। जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ा था, उसके बाद से लेकर अभी कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार लगातार आरजेडी के निशाने पर थे। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी, लालू परिवार की बोली भी बदली हुई दिखाई दे रही है। अब सुनिए कैसे एक वक्त में लालू यादव ने नीतीश पर निशाना साधा था और कैसे आज राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को माफ कर दिया। आपको पता नहीं है, नीतीश कुमार को मैं पहचानता हूं। आपके मीडिया के लोगों को भी वो पहाड़ा पढ़ा देते हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये सब मेरे प्रोडक्ट हैं, चाहे सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, जो भी हो, इनका बिल्कुल नीतीश कुमार को मैं जानता हूं। और इनको पता था कि ये लड़का तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ रहा है, ये आगे जाके इस टर्म के आगे जाके चैलेंज करेगा, तो इसलिए इस लड़का को कैसे बलिदान दिया जाए। तो भाजपा से मिल करके इन्होंने केस करवाया। ये मिले हुए हैं एकदम पूरे जिम्मेवारी के साथ, मैं सबूत दे दूंगा। और ये केस करवाए
और इधर मोदी को फ्री बोला कि तुम बोलो डिजाइनेशन करो, और इधर ही अपना बात ये लोग चला रहे थे। तो नीतीश कुमार जो बोलते थे कि संघ मुक्त भारत, नीतीश कुमार बोलते थे कि मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा, लेकिन हम हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार अपने को जीरो टॉलरेंस की बात करते, अपना शर्ट और व्हाइट करना चाहते। लोगों को पता नहीं है, ये इनको मैं जानता हूँ, बिहार की जनता जानती। मैं ठीक बोलता था कि इनके औतड़ी में दांत है। सब माफ है सब। आप लोग का मीडिया के लोग का देन है कि आज यहाँ हम लोग को देखने को मिला। नीतीश जी को माफ कर, सब माफ है। तो ये सियासत है जो वक्त के साथ बदलती है, और एक तस्वीर ये भी आज आपके सामने है जब एक बार फिर आपको दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव चाचा नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते हुए। तो दोनों तरफ से वार पलटवार बीजेपी और जेडीयू के बीच यानी जारी है। बीजेपी नीतीश कुमार को यह याद दिलाने की कोशिश में है कि वो जब कभी भी बिहार के सीएम बने हैं तो उसके पीछे बीजेपी का सपोर्ट रहा। सुशील मोदी ने इसी बात को खुलकर कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने कुल 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश का सुर ऐसा बदला कि वो इस्तीफे के बाद से ही कह रहे हैं कि हमें अब किसी कीमत पर एनडीए गठबंधन के साथ नहीं रहना था। आप तो हमारे सहयोगी दल थे, अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए, तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था। तो पूरी जनता दल यू आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को 1 बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया। तो वार पलटवार लगातार जारी हैं, आरोप दोनों तरफ से ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब यहां से आगे की राह क्या होगी, नजरें इस पर भी हैं। साकेत हमारे साथ मौजूद हैं पटना से, लगातार जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको कवर करते रहे हैं। साकेत देखिए, अब जो होना था वो सब तो हो चुका है। नई सरकार ने शपथ भी ले रही है, कैबिनेट का एक्सपेंशन आगे होना है, उसमें क्या फॉर्मूला रहेगा ये एक अलग सवाल, लेकिन निगाहें तो 2024 की तरफ ही हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष की फोर्सेस जब साथ आई हैं एकजुट होने के लिए, तो जो छोटे छोटे हित रहे हैं और उन हितों की वजह से गठबंधन नहीं चल पाए हैं, ये भी पूरा इतिहास देश की राजनीति में मौजूद है। इस लिहाज से रथ का एक पहिया नीतीश कुमार, रथ का दूसरा पहिया तेजस्वी यादव, रथ कितनी रफ्तार से आगे तक जाएगा और सक्सेसफुली बढ़ेगा, सवाल है। देखिए बिल्कुल ये सवाल लाजमी है, क्योंकि जिस तरह के हालात बिहार में है और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर शराबबंदी बिहार में नीतीश कुमार ने जो लागू की और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है, तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार पहले से कटघरे में है और अब उनका साथ आरजेडी के साथ है, यानी कि वो पार्टी जिस पर पहले ही कई आरोप लगे हैं और जो जंगल राज की बात खुद पटना हाईकोर्ट ने इस सरकार जो आरजेडी की सरकार थी उस पर कहा था, तो अब उसके साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं। भले ही चेहरा अब तेजस्वी यादव का है, लालू यादव का नहीं है, लेकिन इसी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने जब छोड़ा था तब उन पर आरोप ये था कि भ्रष्टाचार को लेकर उन पर आरोप था और इसी वजह से नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा था। तो ये सवाल अब देखना होगा आने वाले समय में कि ये जो रथ का दोनों पहिया है, क्या एक समान चल पाता है या नहीं चल पाता है, ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे अहम बात जो आज नीतीश कुमार ने कई बार मीडिया से जो बात करते हुए उन्होंने कही कि 2014 में जो स्थिति बनी अब 2024 में नहीं बनेगी, यानी कि केंद्र की बात वो कर रहे हैं। केंद्र की राजनीति की तरफ जो लगातार ये कयास लग रहे हैं कि अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति देख रहे हैं, तो अब उसके तरफ इनका इशारा है और खुद वो खुलकर इस बात को बोल रहे हैं कि अब 2024 जो है वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बिहार और
पश्चिम बंगाल में जैसा कि आज ललन सिंह ने भी कहा कि लगभग 32 सीटें हैं, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, जो अभी ताजा हालात है उस हिसाब से। अभी आगे के गणित है, ऐसे इससे में लेकर जो अब बीजेपी के सामने भी एक चैलेंजिंग स्थिति है। फिलहाल शुक्रिया साकेत इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी तस्वीर के साथ अब बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि सत्ता में अब ये दोनों चेहरे आपको दिखाई देंगे। इनमें से एक चेहरे यानी तेजस्वी यादव से हमारे सहयोगी अमित कुमार ने की बात। हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। तेजस्वी जी, इस बार पहले तो बधाई आपको कि आप दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो ये कितना फर्क होगा, कितना अंतर होगा पिछले बार से इस बार का जो नीतीश जी के साथ आप लोगों का जो गठबंधन है? आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखिए, खुशी देखिए। आज जो देश का हालात है, ये जो भाजपा की सरकार में लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली थी, घरों की खुशहाली छीन ली थी, आज बिहार ने वो करके दिखाया है जो देश को करना है। युवा क्या चाहता है? अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी दवाई हो, लोगों को रोजगार मिले यानी कमाई हो, और हमारा तो एजेंडा है अब नीतीश जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के काम करना, उनके नेतृत्व में काम करना है। और हमारा एजेंडा रहे पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की। आखिरी सवाल की बार बार दिल्ली की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नीतीश कुमार की बात हो रही है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी तो ये आप लोगों का काम है। हमारा काम तो लोगों की तरक्की हो, उन सारी चीजों में लगेगा। तो 2024 को लेकर खुलकर नहीं बोले तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का सिर्फ नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि 2014 में जो आए हैं वो 2024 तक रहेंगे या नहीं, ये कौन जानता है। बहरहाल अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, दिलचस्प डेवलपमेंट इसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज विश्व बायोफ्यूल दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और इसी दौरान बिहार में सियासी समीकरण जिस तरह से बदले हैं, नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार पर तंज किया है। पीएम ने कहा कि सियासी स्वार्थ के लिए लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट से सियासी फायदा संभव है, लेकिन समाधान नहीं। हम शॉर्टकट नहीं, स्थायी समाधान में यकीन रखते हैं। शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लोगों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए शॉर्टकट अपनाकर समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। शॉर्टकट पर चलने के बजाय हमारी सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान में जुटी है। तो शॉर्टकट के स्थायी समाधान का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में किया, लेकिन देखिए एक स्टेटमेंट पटना से आया जब नीतीश कुमार ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था, और आज दूसरा जवाब आपको यहां इस कार्यक्रम से दिखाई दे गया। लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान भी कई और अहम तस्वीरें थी जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। शपथ ग्रहण में आज पूरा लालू परिवार एक साथ दिखाई दिया, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग पहुंचे। इस दौरान कई तस्वीरें ऐसी दिखी जो सियासत में कम देखने को मिलती हैं। खुद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छुए, तेजस्वी की पत्नी ने मीडिया को शुक्रिया कहा, और राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार के लिए जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है। सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब आज एक नई शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी। मैं नई शुरुआत तो है सियासी तौर पर आरजेडी के लिए और निजी तौर पर तेजस्वी यादव के लिए। भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। बिहार का भाग्य बदला है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लालू परिवार और खासकर तेजस्वी यादव का भाग्य जरूर बदल गया। तेजस्वी फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए।
सब माफ है सब। आप लोग का मीडिया के लोग का देन है कि आज यहाँ हम लोग को देखने के मिला। नीतीश जी को माफ कर दिया, सब माफ है। आज पटना में शपथ ग्रहण से ठीक पहले लालू यादव का पूरा परिवार एक साथ दिखा। सबसे पहले राबड़ी के साथ तेजस्वी की पत्नी और तेज प्रताप यादव दिखे। राजभवन में तेजस्वी यादव जब शपथ के लिए पहुंचे थे, उससे पहले ही राजश्री अपनी सास राबड़ी देवी के साथ पहुंच चुकी थी। राजश्री को देखते ही मीडिया के कैमरे ने अपना रुख बदला। तब तक राबड़ी और राजश्री अगल बगल में बैठ चुकी थी। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच लालू परिवार से मीडिया ने बात करने की भी कोशिश की। राबड़ी देवी यहाँ पर पहुंची हैं और तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है। तेजस्वी यादव अब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर आएंगे। देखिए तेजस्वी यादव की पत्नी यहाँ पर, देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव की पत्नी आपको दिख रही होंगी, राजश्री, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। यहाँ पर राबड़ी देवी पहुंची हुई है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मौके पर लालू यादव मौजूद नहीं थे। लालू अभी खराब तबीयत की वजह से दिल्ली में है, लेकिन राबड़ी देवी अपनी बहू और बेटे के साथ राजभवन में पूरे ठसक के साथ हाजिर थीं। तेजस्वी खुद भी मीडिया के सामने आए, दावा किया कि अब बिहार बदल जाएगा। ये मौका नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, उसके बाद हम लोगों को मौका मिला है काम करने का। मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, चर्चा हुई है इसकी आज भी, और मुख्यमंत्री जी जो हैं जरूर हम लोग मिलकर के बिहार की जो बेरोजगारी है उसको कम करेंगे और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा और शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इतनी नौकरियां लोगों को देगा। एक बड़ा रोजगार का मॉडल आप एकदम मिलेगा। नौजवानों की जो तकलीफें थी ये भाजपा के चलते, वो सारे परेशानी को हम लोग दूर करेंगे और एक अमन चैन का वातावरण बनेगा, जहां आप देखिएगा सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव इतना ज्यादा था भाजपा के चलते, इन सबको दूर किया। इस सबसे इतर डिप्टी सीएम पद का शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। सामने बैठे दोनों ही पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तालियों से इसका स्वागत किया। अभी तक जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के नेताओं का दावा है कि ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस गठबंधन की सरकार से बिहार कितना बदलता है और कितने दिनों में बदलता है। पटना से साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात हरियाणा की, जहां पुलिस ने 6 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो विधायकों से रंगदारी मांग रहे थे। पहले विधायकों को धमकी दी, फिर उनके रंगदारी मांगने का काम किया। देखिए रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से क्या क्या मिला और आरोपियों ने क्या कहा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नकाब से ढके मुंबई और बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार ये वही 6 आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने हरियाणा के 6 विधायकों को धमकी दी थी। हरियाणा पुलिस का दावा तो यहां तक है कि यह न सिर्फ देश का सबसे बड़ा साइबर क्राइम का मामला है, बल्कि यह वही इंटरनेशनल गिरोह है जिसके तार पाकिस्तान के साथ साथ दुबई और अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। और कौन कौन लोगों ने निकाला है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा एक साइबर क्राइम का रैकेट हमारी पुलिस ने जो क्रैक किया है। सिद्धू मूसेवाला के बाद टारगेट पर विधायकों को धमकाने के पीछे कौन सा गैंग? जैसे ही इन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने जांच की आंच तेज कर दी। फिर सामने आया कि इस गैंग ने हरियाणा के 6 विधायकों को धमकी दी, पंजाब के 3 पूर्व विधायकों को धमकी दी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को धमकी दी और सभी विधायकों से रंगदारी मांगी गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हरियाणा और पंजाब में धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि असल में इसके पीछे किसका दिमाग है।
हरियाणा पुलिस की जांच अब इस एंगल से भी हो रही है कि जिन विधायकों को इस गैंग ने धमकी दी, क्या उन विधायकों ने इन्हें रंगदारी तो नहीं दी है। पुलिस को यह शक इसलिए है क्योंकि गिरफ्तार 6 आरोपियों के पास से कुल 55 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किए हैं। 55 एटीएम कार्ड, 56 सिम कार्ड, 22 पासबुक, कुछ चेकबुक, 3,97,000 कैश, 3 डायरी, 1 रजिस्टर, 1 गाड़ी। और इसमें अब बहुत सारे सिम मिले हैं, वो सिम भी हम सारे करेंगे भी, कौन कौन वार्तालाप करते थे, कहाँ का फोन करते थे, ये किस किस को धमकी देते थे। और इंटेरोगेशन में और भी जानकारियां इसमें हमारे सामने आ रही हैं। मैं समझता हूं कि देश का आज तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम का जो रैकेट है, जो कि मल्टीनेशनल है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान का आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसमें है, और दुबई से सिम खरीदे गए हैं, और 1-2 जगह अमेरिका से भी कॉल आई है। खबर तो ये भी है कि ये गैंग अब तक इतना बढ़ चुका है, जिससे इस संभावना को बहुत बल मिलता है कि इस गैंग के पास बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कराए, जिसके बाद सभी बैंक खातों को खंगाला जा रहा है, एक-एक डिटेल्स जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि कम से कम 10 से 20 नंबर पाकिस्तान के नंबर है जो वहाँ से धमकी देते थे, और विदेश के, मिडिल ईस्ट के भी नंबर से जिनके साथ ये संपर्क में थे। सो ये टोटली एक इंटरनेशनल ऑपरेशन कह सकते हैं हम। नेशनल तो था ही, उसके पहले हमने इंटरनेशनली भी हमने अपने फ्रेंडली कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से हमने मदद मांगे हैं, उन्होंने भी दिया है। सो इसके चलते हुए इस केस को हमने सॉल्व किया है। इनका तरीका है, मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री से या पाकिस्तान से जो कॉल करते थे वो अलग नंबर यूज करते थे। इधर सभी विधायकों की सुरक्षा को लेकर भी हरियाणा की पुलिस सचेत है, और सभी विधायकों के साथ साथ राज्य के बड़े अधिकारियों के फोन नंबरों को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब अगर कोई विधायक खुद को असुरक्षित महसूस करता है या उसे पुलिस सहायता की जरूरत है, तो 112 पुलिस नंबर पर विधायक के नंबर से कॉल जाते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी। एमएलएज के और सभी उच्च अधिकारियों के जो यहाँ हैं, उनके नंबर उसमें फीड कर दिए गए हैं, ताकि अगर उनकी तरफ से 112 पर अगर कॉल जाएगी तो इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड होगी। दरअसल हरियाणा की पुलिस मानती है कि जब से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके बाद से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह ने बड़े गैंगस्टर के नाम पर विधायकों से रंगदारी मांगने का काम शुरू कर दिया था। यह अलग बात है कि अभी तक इस गिरोह का संबंध किसी बड़े आपराधिक गैंगस्टर के साथ सामने नहीं आया है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आजमगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने गिरफ्तार आतंकी को ओवैसी की पार्टी का नेता बता दिया, जिसके बाद से राजनीति गर्म है। हालांकि ओवैसी की पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। संदिग्ध गिरफ्तार आतंकी का राजनीतिक कनेक्शन क्या है? आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकवादी का ऑल इंडिया इस्लामिक मुत्तहदुल मुसलमीन से कनेक्शन होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। जिहादी विचारधारा का प्रचार करने वाला नेता है। असदुद्दीन ओवैसी की जो ये कट्टरपंथी सोच है, जो ये बार बार विभाजनकारी राजनीति है, उसके कारण ही आज ऐसे तमाम सारे लोग, युवा जो मतिभ्रमित होकर के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित होकर के आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं। 15 अगस्त से पहले गिरफ्तार आतंकी का सच क्या है? यूपी एटीएस की गिरफ्त में खड़ा यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार वही सबाउद्दीन है जिसे आईएसआईएस का आतंकी बताया जा रहा है, और आरोप यह भी कि इसका एक राजनीतिक कनेक्शन है, जिसे लेकर अब जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पुलिस ने सबाउद्दीन से पूछताछ शुरू की तो उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए न सिर्फ जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था, बल्कि लोगों को आईएसआईएस से जोड़ने के लिए भी बड़े स्तर पर काम कर रहा था। आईएसआईएस जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर रही,
ब्रेन वॉश के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम अल शकर मीडिया। सबाउद्दीन की साजिश वाली कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसकी दूसरी कहानी यह है कि बीजेपी उसे AIMIM का सदस्य बता रही है और खुलकर कह रही है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता है। जो ये बार बार विभाजनकारी राजनीति है, उसके कारण ही आज ऐसे तमाम सारे लोग, युवा जो मतिभ्रमित होकर के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित होकर के आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। AIMIM को अपनी राजनीति पर एक बार सोचना होगा कि क्या वो देश में आतंकवादी पैदा करेगी। सियासी आरोप के साथ साथ सवाल भी कई हैं, क्योंकि जिस संदिग्ध सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से अवैध हथियार, कारतूस और कई चीजें बरामद की गई है। पहले उस लिस्ट को देखिए कि पुलिस को सलाउद्दीन के पास से मिला क्या क्या है। कई हथियार बरामद किए गए, 315 बोर की एक कारतूस बरामद, सोल्डिंग आयरन, PVC वायरिंग भी मिला, सफेद कलर की लीड, वायर कटर भी बरामद, बम बनाने वाली भी कई चीजें मिली है। चूंकि मामला बड़ा है, सीधे सीधे आतंकी होने का आरोप है, ऊपर से बीजेपी सलाउद्दीन का नाम ओवैसी की पार्टी से जोड़ रही है, लेकिन AIMIM इसे सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी ने अपना पक्ष रखा और बताया कि सबाउद्दीन का किसी भी तरह से पार्टी से कोई संबंध है ही नहीं। मीडिया के माध्यम से इस बात की खबर मुझे भी मिली कि उसका ताल्लुक MIM पार्टी से है, जैसा मीडिया कह रही है, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं और ये बात बेबुनियाद है। इस नाम का कोई व्यक्ति आजमगढ़ जिले में हमारी पार्टी का कोई पोस्ट होल्डर नहीं है। और इस वक्त आ रही है हमारे पास बड़ी खबर। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर पलटवार करते हुए ये कहा है, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान जो काले कपड़े पहने गए थे उस स्टेटमेंट का भी जिक्र हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले कार्यक्रम में ये कहा कि राजनीति के लिए शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट समाधान नहीं हो सकते। लेकिन इन तमाम स्टेटमेंट्स को निशाना बनाते हुए अब ये कह रहे हैं कि काले कपड़ों को बिना मतलब मुद्दा बनाया गया। काला धन लाने वाले जो कहते थे कि काला धन लाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाए और काले कपड़ों को बिना मतलब मुद्दा बनाया जा रहा है। जयराम रमेश ने जो पोस्ट लिखा है उसकी भी एक झलक आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को साथ में अटैच किया है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद एक कार्यक्रम में काले वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तस्वीर के जरिए वो काले कपड़ों को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सीनियर लीडर्स की तरफ से, उस पर उन्होंने पलटवार किया है। एक ब्रेक। लव जिहाद के बाद देश में एक नया जिहादी मॉडल आया है, लैंड जिहाद। आरोप यह है कि गुजरात के एक जिले में एक ही समुदाय के लोगों ने पहचान बदल बदल कर एक साथ 2000 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। 400 करोड़ के लैंड जिहाद का अब आरोप लग रहा है। ये पूरा मामला क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुजरात में जिहाद का नया मॉडल। भी पता पड़ा कि जमीन वो महादेव की बेच गई है, मुसलमान को बेचा है। लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद। यहाँ मातर, खेड़ा, आनंद, ये 2-3-4 जगह ऐसी है कि पहले लव जिहाद, इसके बाद अब लैंड जिहाद। कौन कब्जा रहा है हिंदुओं की जमीन? मतलब पूरी जगह पर फार्म हाउस बने, ये लैंड जिहाद का बहुत सारा तेजी से ये काम चल रहा है उनका। हिंदू की जमीन खरीदकर मंदिर कौन तोड़ रहा है? यहाँ पर भी एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे मंदिर को लिया उसके बाद यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, यहाँ के जो लोग हैं, कि इस मंदिर को, यहाँ से एक छोटे मंदिर को हटा दिया गया। एक ही समुदाय ने एक साथ क्यों खरीदी 2000 बीघा जमीन? बंसर गांव के प्राणनाथ महादेव मंदिर की जगह है। अभी यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, मेलडी माता का मंदिर था, वो पुराना वाला मंदिर तोड़ दिया। गुजरात में 400 करोड़ का लैंड जिहाद। गुजरात में बहुत बड़ा खेला सामने आया है। आरोप है कि एक गांव में खास समाज के लोगों ने एक साथ 2000 बीघा जमीन खरीदी। 400 करोड़ की जमीन पर एक खास समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया और इस पूरे मामले को गांव और आसपास के लोग लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह पूरा मामला है कहां। बंसर गांव, मातर जिला, गुजरात। ये पूरा मामला कितना बड़ा है, दावों में कितनी सच्चाई है,
और वो कौन सी जमीन है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर अमित राजपूत खुद गुजरात के मातर जिले पहुंचे। मातर जिले में वनसर गांव में एक मंदिर है, प्राणनाथ महादेव। इस पूरे लैंड जिहाद मामले में यह मंदिर केंद्र में है, क्योंकि इस मंदिर की जमीन पर भी गलत तरीके से एक खास समुदाय के लोगों के कब्जे का दावा किया जा रहा है। मंदिर की जमीन ट्रस्ट के नाम पर थी। पुजारी महेश गिरी गोस्वामी ने पहले जमीन को अपने नाम पर करवाया और आरोप है कि फिर उसे एक खास समुदाय के लोगों को बेच दिया। 5 बीघा जमीन अहमदाबाद के रहने वाले नूर मोहम्मद मेमन को बेचने का आरोप लगा है। लिहाजा पूरा मामला समझने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर अमित राजपूत सबसे पहले प्राणनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के घर पहुंचे। पुजारी जी घर पर नहीं मिले। उनकी पत्नी ने बताया कि वो दवा खाने गए। इसके बाद हमारी टीम प्राणनाथ मंदिर पहुंची, जिसे लेकर यह पूरा विवाद चल रहा है। यह समझने की कोशिश की कि आखिर कौन सी जमीन बेची गई है। हम वणसर गांव में मौजूद हैं और वणसर गांव खेड़ा का आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो जगह मंदिर है जिसका नाम है प्राणनाथ महादेव। और इस प्राणनाथ महादेव से बातें जो जुड़ी हुई हैं कि इस जगह की हम बात करें तो इस मंदिर के जो ज़मीन थी, तकरीबन कुछ ज़मीन जो है वो ज़मीन दी गई थी, उस समय मंदिर के नाम पे थी। और उस ज़मीन को इस मंदिर का जो संचालन कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि सूत्रों के पास से जो जानकारी हमें मिली है, वो ज़मीन मेन हाईवे पे रोड के उस पार की जगह और मौके की जगह थी। लेकिन उस जगह को ट्रस्ट के नाम पर होने के बावजूद, मंदिर के नाम पे होने के बावजूद, उसके बावजूद उस ज़मीन में से ट्रस्ट का नाम और स्वयं प्राणनाथ महादेव का नाम निकाल के जो मंदिर के जो पुजारी हैं गोस्वामी, उन्होंने इस जगह को बारों बार दूसरे विशेष समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। वनसर गांव के बाशिंदे बताते हैं कि मंदिर की जो जमीन को गलत तरीके से बेचा गया है, वो हाईवे के पास की जमीन है। खेड़ा जिले में मातर एक ऐसी जगह और मातर का गांव जिसका नाम है वणसर, उस जगह पे प्राणनाथ महादेव और प्राणनाथ महादेव की जो ट्रस्ट की जगह, जो मंदिर की जगह थी, उस जगह को भी बेच देने का मामला जो है वो सामने आया है। ये वणसर गांव है और वणसर गांव में जो बरसों से लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों से हम बात करेंगे। प्राणनाथ महादेव मंदिर की जो जगह है वो कहाँ थी, आप उससे परिचित हैं? यहाँ हाईवे पर है, हाईवे के बगल में ही है। ये प्राणनाथ महादेव की जगह थी और उसके क्या किया, कौन सा नाम के किया, कैसे बीजा, ये तो अभी पेपर में न्यूज पर पढ़ा तभी पता पड़ा। मुसलमान को बेचा है, ऐसा सुना है। क्या आपको पता था कि ये जगह जो है वाकई में मंदिर की जगह है? मंदिर की प्राणनाथ महादेव के नाम की चलती थी। कभी इसका नाम चला, गुस्सा आया, कभी बेचा है, तो अभी पता पड़ा। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम को पूरा तथ्य चाहिए था। गांव वालों को कुछ साफ साफ पता नहीं। ये काम इतने चुपचाप तरीके से किया गया कि यहाँ के लोगों को अखबारों से पता चला। जमीन की खरीद फरोख्त साल 2012 में शुरू हुई थी। लिहाजा इस मामले की पड़ताल करते हुए हमारी टीम गांव के पूर्व सरपंच के पास पहुंची। हम पहुंचे हैं गांव के एक पूर्व सरपंच, उन्हीं से हम बात करेंगे। आपનું નામ શું છે? રમણભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ। अच्छा રમણભાઈ, આપ નું નામ છે રમણભાઈ, કેટલા સમયથી અહીંયા રહો છો? અહીંથી જન્મથી જ અહીં રહું છું ગામમાં। નિર્વાહ માટે નામ ના આપેલી મહાદેવનો। અત્યારે આપને ખબર છે કે એ જગ્યા વેચી નાખી છે કોઈને? આ વેચી મેં સાંભળ્યું ખરું, 2 દિવસથી બધું ચાલે છે, એમાં સાંભળ્યું કે વેચાઈ છે જમીન। ये जो सरपंच हैं, पूर्व सरपंच है गांव के, इनके साथ में हमारी बातचीत हुई। इनका ये कहना है, ये इनकी एज जो है वो 75 साल है और 75 साल से इस गांव में, वणसर गांव में वो रह रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो जगह प्राणनाथ महादेव ट्रस्ट की जो जगह थी, ये जगह रोड के उस पार, गांव के उस पार यानी मेन हाईवे पर मौजूद थी। और वो जगह का उपयोग पंडित जो मंदिर के जो पुजारी थे उनके निर्वाह के लिए दिया गया था। लेकिन अब इन्हें ये जानकारी मिली है कि वो जो जगह है उस जगह को भी बेच दिया गया है।
पूर्व सरपंच को भी इस मामले के बारे में साफ साफ कुछ नहीं पता, गांव वालों को भी नहीं पता। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये पूरा प्रकरण कितने शातिराना तरीके से किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी जमीन है जिसे बेचा गया है, वहाँ क्या बना है और ये जमीन का टुकड़ा कितना बड़ा है। गुजरात सरकार के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने जिस तरह से मातर की हम बात करें, खेड़ा जिले के मातर तहसील के अंदर जिस तरह से मामलों को बताया कि 600 से ज्यादा चीजें जो हैं, जो जगह हैं, वो विशेष समुदाय को बेच दी गई हैं और उसका एक बहुत बड़ा रैकेट जो है यहाँ पर चल रहा है। और टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज टीम वहां पर आप पहुंची है जिस जगह की हम बात कर रहे थे, प्राणनाथ महादेव मंदिर। उस मंदिर के ट्रस्ट की जगह जो मेरे सामने हम जहां पर मौजूद हैं, ये वही जगह है। यहाँ पर भी एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे मंदिर को लिया, उसके बाद यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, यहाँ के जो लोग हैं, कि इस मंदिर को, यहाँ से एक छोटे मंदिर को हटा दिया गया, उसे यहाँ से ध्वस्त कर दिया गया। आप देख सकते हैं, आपने गुंबज देखा, उसके बाद में ये माँ महाकाली और माँ मेलड़ी जो गुजरात में ज़्यादा जिसकी लोग पूजा करते हैं, उसकी एक तस्वीर है टाइल्स के स्वरूप में, इसे भी यहाँ से हटा दी गई है, तोड़ दी गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये वो जगह है जो प्राणनाथ महादेव मंदिर की तकरीबन 4.5 बीघा जमीन जो इस मंदिर की जगह थी, ये उस जगह पे हम पहुंचे हैं, वणसर गांव मातर तहसील का। और हम यहां पर आप पहुंचे इस जगह को खोजते खोजते, क्योंकि ये रोड से जुड़ी हुई है और मुख्य रोड पर मौजूद है। सोचने वाली बात है, पहले जमीन के मालिकाना हक को बदला गया, फिर उसे बेचा गया और फिर जमीन पर बने मंदिर को तोड़ दिया गया। कुछ स्थानीय निवासियों ने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी। सर ये बताइए, आप यहाँ पे ही रहते हैं, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश सर है। मुकेश भाई, ये जो जगह है ये किसकी जगह थी? प्राणनाथ महादेव की आज जमीन थी और उसने लघुमती को दे दिया। ये जो जगह है पीछे यहाँ पे इस प्राणनाथ मंदिर की जो जगह है, ये पीछे क्या मंदिर था, इसे तोड़ दिया गया है? कौन यहाँ पे अब कब्जा किसने किया हुआ है? वो लघुमतियों ने सर। अच्छा, तो ये मंदिर था, ये क्या था, इसे कब तोड़ा गया? मंदिर इस लोग वारसे की ना, तब तोड़ दिया उसने। आप बताइए, आप भी यहाँ रहते हैं, थोड़ा आगे आइए। ये जगह पे जहाँ पर हम मौजूद हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोहित परमार। रोहित भाई, आप कितने समय से इस गांव में रहते हैं यहाँ पे? करीबन 12-15 साल से। आप जानते हैं ये जगह है, ये जगह किसकी जगह थी? हाँ, ये जगह हमारे बंसर गांव के प्राणनाथ महादेव मंदिर की जगह है। अच्छा। और ये जो पंडित जी है मुकेश भाई गोस्वामी, उन्होंने लघुमती को ये जमीन बेच दी। अच्छा। अपने नाम पे करवा के। और यहाँ पे अभी यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, मेलडी माता का मंदिर था, वो मंदिर को सामने की जगह पे ट्रांसफर किया इन्होंने और ये पुराना वाला मंदिर तोड़ दिया। अच्छा, मंदिर को ट्रांसफर किया। तो ये जगह बेची, ये कब पता पड़ा आपको? हमें तो पता चला जब इनके यहाँ पे ये लघुमती कौम ने हक जमाया, तब सब चला गया। फिर ये मकान जब इन्होंने खाली किया, तब हमें पता चला कि जमीन बिक गई है। इस जगह पर मंदिर की 5 बीघा जमीन थी जिसे गलत तरीके से बेचा गया। ये मामला सिर्फ एक मंदिर की जमीन का नहीं है, बल्कि दावा तो बहुत बड़ा है। ये मामला हिंदू किसानों की 2000 बीघा जमीन का है। कुल 400 करोड़ की जमीन खरीद फरोख्त का ये मामला बताया जा रहा है। इनमें 1730 मामले संदिग्ध बताए जा रहे हैं। 628 मामलों में नोटिस भी भेजा गया है और 260 मामलों में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो आप बात कर रहे हो लैंड जिहाद की, यहाँ मातर, खेड़ा, आणंद, ये 2-3-4 जगह ऐसी है कि पहले लव जिहाद, इसके बाद अब लैंड जिहाद बहुत चलता है। और जो सामने वाले कॉम्यून के जो लघुमती वाले हैं, उनका ये हब बन गया है। जैसे किसी को भी अहमदाबाद से निकलना हो और अच्छी जगह ढूंढनी हो, तो उनके लिए खेड़ा और मातर दी बेस्ट। कि मातर जो है ना, पूरा ये विधर्मियों के लिए, लघुमती कौम के लिए पूरा ये हब बन गया है। अभी हमारे मातर के अंदर देखो तो मतलब पूरा मातर जो विलेज है, उसके अगल बगल में 30-35 से ज़्यादा तो फार्म हाउस है। अभी फार्म हाउस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सब हमको पता नहीं है। तो इस तरह मतलब पूरी जगह पर फार्म हाउस बने, ये लैंड जिहाद का बहुत सा तेजी से ये काम चल रहा है उनका। इस मामले में यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों की जमीन को एक खास समुदाय के लोगों ने फर्जी तरीके से खरीदा। खुद को फर्जी किसान दिखाकर जमीनों को खरीदा गया।
इस मामले का संज्ञान गुजरात सरकार ने भी लिया है। राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी खुद मातर तहसील के कार्यालय में पहुंचे, जमीन से जुड़े इस मामले की जांच की तो कई अनियमितताएं पाई गई। किसान नहीं थे, फिर भी कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में तकरीबन 1700 बीघा जमीन एक के बाद एक समुदाय ने, विशेष समुदाय ने किसान नहीं होने के बावजूद गलत एविडेंस देके अपने नाम पे इस जमीन को खरीदा है। वो किसान नहीं है और इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी साजिश ये लैंड जिहाद में की गई है और हम सरकार की ओर से हम विश्वास देते हैं कि हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। एक आदमी जिस औरत की उम्र 49 साल की है और उन्होंने अपना बेटा बताया 51-52 साल का, वो कैसे हो सकता है? 44 नाम वारसाई में डाल दिए जाते हैं, गलती जानबूझ के। गुजरात सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर राजेंद्र त्रिवेदी के आदेश पर जो मातर की तहसीलदार की हम बात करें तो उनकी तरफ से जांच की जा रही है और ये पाया गया है उस जमीन के अंदर कि ये जमीन में से ट्रस्ट का नाम निकाला गया है। किस तरह से इस जगह को बेचा गया, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इसकी जांच जो है वो बहुत बारीकी से की जा रही है। इस तरह से और भी कितने ऐसी जगह हैं जो दूसरे विशेष समुदाय के व्यक्ति को बेची गई हैं, तो उसकी भी जांच रेवेन्यू मिनिस्टर के आदेश पे की जा रही है। जिस तरह से गुजरात के मातर में खेती की जमीन को खास समुदाय के लोगों ने खरीदा है, उसे लैंड जिहाद का नाम दिया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में देश में लैंड जिहाद करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जिहाद का कोई नया मॉडल है? और हाँ, तो और कहां-कहां लैंड जिहाद किया जा रहा है? अमित राजपूत, मातर, गुजरात, टाइम्स नाउ, नव भारत।